आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ व्यास नदी। हमने कल बात की थी रावी नदी के बारे में, और हम लोग जानते हैं कि ये सभी नदियाँ जो इस क्रम में चल रही हैं, यह सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। हमने भारत का मानचित्र बनाकर भी यह बात कर ली थी कि यह व्यास नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका, और इसके साथ साथ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, यह जो नदी है यह दो राज्यों से होकर गुजरती है। एक आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है और दूसरा आपका पंजाब हो जाता है। तो हम पाते हैं कि यह पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में बहने वाली नदी बन जाती है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इस नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है व्यास कुंड से। व्यास कुंड से, और यह व्यास कुंड जो है यह कुल्लू शहर में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस व्यास नदी का उद्गम होगा ये उद्गम पीर पंजाल रेंज से होगा, पीर पंजाल रेंज से होगा बेटा। आगे हम बात करेंगे कि यह पीर पंजाल रेंज किस हिमालय में पड़ती है, तो यह लघु हिमालय में पड़ती है, लघु हिमालय में पड़ती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि किस हिमालय से निकलती है, तो यह लघु हिमालय से निकलती है। तो बेटा यहाँ से आपको उद्गम समझ में आ गया है। अब हम इस नदी के किनारे किनारे चलकर और यह पता लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं, इस नदी के तट पर क्या चीज़ें पड़ रही हैं, और इसके साथ साथ कौन से डैम्स बने हुए हैं। हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि यह जो नदी है यह व्यास कुंड से निकलती है, और यहाँ पर एक घाटी पड़ती है, और यह घाटी कुछ इस प्रकार से भी नदी रहती है। तो यह घाटी सोलंग घाटी कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलंग घाटी किस नदी के द्वारा बनाई जाती है या किस नदी के किनारे पड़ती है, तो आप आंसर देंगे कि व्यास नदी के किनारे पड़ती है। अब नदी यह कुछ आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक ब्रिज बनाती है, जो कि इस ब्रिज से रोहतांग टनल को जोड़ देता है। रोहतांग टनल जो है आपकी उससे जोड़ देता है यह ब्रिज आपका, और इसे धुंधी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। TDHUNDHI, धुंधी ब्रिज के नाम से हम इसे जानते हैं। अब यह नदी कुछ आगे बढ़ती है और मनाली शहर के बीच से होकर गुजरती है। यह आपका मनाली शहर है, यहाँ पहुँच जाती है यह नदी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसकी साइड पर एक पार्क पड़ रहा है जिसे मनाली नेचर पार्क कहते हैं। ये नेचर है बेटा, इसे नेशनल पार्क मत समझना, मनाली नेचर पार्क कहते हैं। तो यह एक पहला पार्क पड़ रहा है। फिर यह नदी मनाली शहर से बहती हुई आगे बढ़ती है, और यह मनाली शहर में ही एक अन्य नेशनल पार्क पड़ता है जिसे हम कहेंगे वन विहार नेशनल पार्क। ये नेचर पार्क हो गया और यह नेशनल पार्क हो गया। तो वन विहार नेशनल पार्क भी इसी नदी के किनारे पड़ता है। आगे हम देखेंगे बच्चों कि हम कुछ आगे आते हैं, बवेली नेचर पार्क पड़ता है और यहाँ रिवर क्राफ्टिंग की जाती है। तो इस तरीके से यह रिवर के तट पर ही बिल्कुल पड़ता है। आगे देखेंगे हम लोग कि यह कुल्लू शहर से होकर गुजरता है, कुल्लू शहर, और कुल्लू शहर में कुल्लू घाटी से होकर यह नदी गुजरती है, कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है बेटा। फिर आगे हम देखेंगे कि एक नदी जो कि उत्तर की ओर से आकर मिल रही है। अगर हम इसे नदी की बहाव की दृष्टि से कहें तो यह बाएं हाथ की नदी होगी। यह पार्वती नदी व्यास नदी में मिल जाती है, और यहाँ पर यह स्थान जो बनता है ये सिल्लीहार स्थान होता है, या कहें कि भुंटार स्थान पर मिल जाती है। और इस संगम को हम लोग पार्वती और व्यास का संगम कहते हैं, या इसे पार्वती व्यास संगम कहते हैं। आगे दोस्तों एक अन्य नदी आएगी जो कि वो भी बाएं हाथ की नदी कहलाएगी, बाएं हाथ की नदी कहलाएगी, और ये भी मिल जाएगी आकर। तो इसे हम सैंज नदी के नाम से जानते हैं, सैंज नदी के नाम से जानेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि एक
यहाँ से हम आगे बढ़ती है नदी, और आगे बढ़ते बढ़ते आप देख रहे होंगे कि एक डैम पड़ता है जिसे पंडोह डैम कहा जाता है, या फिर इसे पंडोह लेक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यह आपका हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये नदी कुछ आगे आती है तो इसमें एक नदी और आकर मिल जाती है, और यह दाएं हाथ की नदी होगी, दाएं हाथ की नदी होगी। हम देख रहे हैं कि आप दाएं और बाएं में हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं, तो हम देखेंगे कि नदी का बहाव जिस ओर है उसी तरह हम व्यक्ति के रूप में खड़ा होकर देखेंगे। तो नदी इस ओर बह रही है तो यह दायां हाथ होगा हमारा, और यह बायां हाथ होगा, तो ये दाएं हाथ की नदी हो जाएंगी, और नीचे की जो नदियां होंगी वो बाएं हाथ की नदी हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे कि ये दाएं हाथ की नदी उल नदी इसे कहते हैं, और ये उल नदी मिल जाती है। फिर आगे एक सुकेती खाद आती है। सुकेती खाद एक छोटी नदियां होती हैं, छोटी जलधाराएं होती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो उनके साथ खाद जुड़ा होता है, तो यह सुकेती खाद आकर यहाँ पर मिल जाता है। अब देखते हैं कि यह जो नदी है आपकी, ये पबो फॉरेस्ट और इसके साथ साथ कुसरी फॉरेस्ट, दो अलग अलग फॉरेस्ट हैं, इनके बीच से होकर निकल जाती है। और इसके बाद यह आगे आती है तो इसमें एक नदी मिलती है, और यह भी दाएं हाथ की नदी होगी, दाएं हाथ की नदी होगी। और यह नदी मंद नदी के नाम से जानी जाती है, या इसको मांध नदी भी कह सकते हैं आप। फिर आगे थोड़ा सा देखेंगे तो एक कुनाह खाद मिल जाती है, एक यहाँ पर सुकेती खाद मिलती है, और एक यहाँ पर कुनाह खाद मिल जाती है। तो इस तरीके से दो खाद हो गई, और बहुत सारी खाद हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है जो कि इसमें मिलती हैं। आगे दोस्तों हम फिर से आगे कुछ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपका महाराणा प्रताप डैम पड़ जाता है, महाराणा प्रताप डैम। इस महाराणा प्रताप डैम को हम पोंग डैम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। जो ये महाराणा प्रताप डैम है ये 1975 में बनाया गया था। यह एक लेक भी है, लेक भी है, और यह एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, और इसके साथ साथ यह एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ से इतना कुछ जान लिया है कि यह जो महाराणा प्रताप डैम है आपका, यह लेक भी है, रामसर साइट भी है, और वन्य जीव अभयारण्य भी है। फिर हम आगे जानेंगे कि यहीं से बिल्कुल करीब से एक नहर निकाली गई है, और इसे आप साह नहर कहते हैं। तो इसका जो बैराज बना हुआ है तो इसको साह नहर बैराज लेक के नाम से जानते हैं, और यह इसी पर बना हुआ है, साह नहर बैराज लेक। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये साह नहर बैराज लेक के आगे से फिर बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है, और यह बॉर्डर किन दो राज्यों के मध्य है, तो यह दो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्यास नदी किन दो राज्यों के बीच बॉर्डर बना रही है, तो व्यास नदी दो राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच बॉर्डर बनाती है। आगे हम देखेंगे कि यह हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर है जो कि आगे निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर यह नदी गुरदासपुर जिले से, गुरदासपुर जिला पंजाब का है, और धमोटा नामक स्थान है जहाँ से यह प्रवेश कर जाती है पंजाब क्षेत्र में। और यहाँ से पहले का ये जो भी क्षेत्र हमने डिस्कस कर रखा है ये सब का सब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र होगा। इसके आगे से जैसे ही गुरदासपुर जिले में प्रवेश करेगी, और ये गुरदासपुर जिले से बहती हुई और एक लंबे रास्ते से बहती हुई यह नदी आगे जाकर हरिके पत्तन में, हरिके पत्तन कहते हैं, जिसका सरफेस एरिया 4100 हेक्टेयर है, 4100 हेक्टेयर है। और इस 4100 हेक्टेयर के इस एरिया में हरिके पत्तन जो है वहाँ पर 33 आइसलैंड है। इसके साथ साथ एक गांव है जिसे आप हरिके गांव कहते हो, और उसी के साउथ में जाकर यह हरिके पत्तन पड़ता है, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। दो नदियाँ कौन कौन सी होंगी? सतलज एंड व्यास रिवर,
सतलज एंड व्यास रिवर, ये दो नदियां आपस में मिलकर एक बड़ा सा भूभाग बनाती हैं। एक आर्द्र भूमि का निर्माण हो जाता है, एक लेक का निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसके साथ कई नाम जुड़े पाएंगे, हरिके पत्तन, हरिके लेक, हरिके बर्ड सेंचुरी। तो दोस्तों यहाँ पर यह नदी मिल जाती है सतलज रिवर में, और सतलज नदी से मिलने के बाद यह नदी आगे यहाँ से समाप्त हो जाती है और यहाँ से मुख्य धारा सतलज नदी के नाम से बहने लगती है। हम क्या सीखते हैं? हमने सीखा कि एक रिवर जो व्यास कुंड से निकलती है वह नदी जाकर इस सतलज नदी में मिल जाती है। और इसके साथ हमने क्या सीखा कि इस पर दो डैम पड़ने वाले हैं। एक आपका पंडोह डैम पड़ने वाला है, पंडोह डैम पड़ने वाला है, और एक आपका यहाँ पर पोंग डैम पड़ने वाला है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या सीखा कि यहाँ पर दो शहर पड़ने वाले हैं, मनाली एंड कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। और इसके अलावा एक शहर पड़ने वाला है जो कि पंजाब का है, जिसे आप गुरदासपुर जिले के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। 460 किलोमीटर कुल लंबाई होती है उद्गम स्थल से। अगर हम बात करेंगे कि यह नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबी है, तो यह 256 किलोमीटर लंबी है हिमाचल प्रदेश में। इसका नामकरण किस ऋषि के नाम पर किया गया था? तो इसका नामकरण जो था वो महर्षि व्यास के नाम पर किया गया था। फ्रेंड्स, इसे हम ऋग्वैदिक काल में विपाशा नदी के नाम से जानते थे, और इसके साथ साथ हम इसे अर्जिकिया नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यह नदी किन घाटियों से होकर बहती है। तो यह नदी कुल्लू घाटी, सोलंग घाटी और कांगड़ा घाटी से होकर बहती है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो सहायक नदियां एक पार्वती नदी, सैंज नदी, और इसके साथ साथ यहाँ पर मांध नदी, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये कुनाह खाद, सुकेती खाद, उल रिवर, इस तरह की कुछ नदियां मिलती हैं इसमें। तो प्रमुख जो नदी रहेंगी वो आपके लिए पार्वती रिवर रहेगी, सैंज रिवर रहेगी, मांध रिवर रहेगी, सरवरी रिवर रहेगी और बिनवा रिवर रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है व्यास रिवर को, और व्यास रिवर के साथ ही हम लोगों ने एक ऐसी नदी को डिस्कस किया है जो कि भारतीय क्षेत्र में बह रही है और भारत उसके जल का पूर्णतः इस्तेमाल कर रहा है। इन जो महाराणा प्रताप सागर डैम हैं, इन पर नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ पंडोह डैम पर भी नदी घाटी परियोजनाएं आई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया है इस पूरी की पूरी नदी को। आगे हम डिस्कशन करेंगे सतलज रिवर के बारे में। तब तक के लिए आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाले समय में हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप सबके योगदान से हम लोग सफलता के पद पर आगे बढ़ते जाएं।